यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यह चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और एक बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक अब आपने अपना दिमाग दौड़ा लिया होगा। चलिए अब हम इसे मिलके सोचते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कोहली और रैना मुंबई में अलग अलग फिजिक्स क्लास अटेंड करते हैं जब वो पढ़ रहे होंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि रैना की जो टीचर है वो उसको एक एग्जाम में 30 क्वेश्चन देती है और जो कोहली की टीचर है वो उसको एक एग्जाम में सिर्फ 24 क्वेश्चंस देती है। अब हमसे यहाँ ये कहा गया है कि इवन दो द टू क्लासेस हैव टू टेक अ डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जैसे हो सकता है कि कोहली के क्लास ने सिर्फ 4 ही एग्जाम्स दिए लेकिन रैना के क्लास ने मान लीजिए 5 या 6 एग्जाम्स दे दिए। वो चीज़ हो सकती है, लेकिन their teachers have told them that both will get the same total number of exam questions each year। अब ये कितने भी एग्जाम दे दें लेकिन एक साल में जितने क्वेश्चंस कोहली के क्लास में आएंगे और जितने क्वेश्चन रैना के क्लास में आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम ही होंगे। अब भले भले कोहली मान लीजिए 2 ही एग्जाम दे के उतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले या फिर मान लीजिए रैना उससे ज़्यादा या उससे कम, क्या मतलब कितने भी टेस्ट देके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों सॉल्व करेंगे जो उनके क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सेम ही होंगे। तो हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस कोहली और रैनास क्लास कैन एक्सपेक्ट टू गेट इन ईयर, कि कम से कम उनको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे एक साल में, ये हमको बताना है। तो ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए, इस सिनेरियो को आपको बताने के लिए एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब चलिए इसको हम पहले समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कोहली की, मान लीजिए हम यहाँ पे कोहली की बात करते हैं, पहले कोहली की बात करते हैं, तो उसके एग्जाम में सिर्फ 24 क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि अगर वो एक एग्जाम देता है, मान लीजिए अपना फर्स्ट एग्जाम देगा, फर्स्ट एग्जाम, तो उसके पास 24 क्वेश्चन आएंगे। अगर वो मान लीजिए अपना सेकेंड एग्जाम देता है तो उसके बाद उसके पास कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो 24 अगले और 24 आ जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेगा सेकेंड एग्जाम तक 24 टाइम्स 2, इसका 2 गुना, यानी कि 48 क्वेश्चंस वो सेकेंड एग्जाम तक सॉल्व कर लेगा। उसी तरीके से मान लीजिए उसने थर्ड एग्जाम भी दे दिया, तब उसने टोटल कितने सॉल्व किए होंगे, तो 24 टाइम्स 3 यानी कि 72 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। और इसी तरीके से जैसे उसने फोर्थ एग्जाम दिए तो फिर 24 टाइम्स 4, फिफ्थ एग्जाम दिया तो उसने 24 टाइम्स 5, ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन सॉल्व करता जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे रैना की, कि रैना ने आखिर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो मान लीजिए अगर रैना सिर्फ एक एग्जाम देता है तो उसे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन वो एक एग्जाम में सॉल्व करेगा। अगर वो सेकंड एग्जाम देता है तो टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस आ चुके होंगे, तो 30 टाइम्स 2 यानी कि 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे। थर्ड एग्जाम अगर वो देता है तो उसके पास 90 क्वेश्चंस आ जाएंगे। वैसे ही फोर्थ एग्जाम देगा तो 30 टाइम्स 4, फिफ्थ एग्जाम देगा तो 30 टाइम्स 5, ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे। यानी कि अगर अब हमको ये चाहिए कि दोनों एक साल में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करें और हमको ये पता करना है कि जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सेम नंबर में हो और कम से कम वो कितना करें, मिनिमम नंबर और कितना एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो बेसिकली ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमको 24 के और 30 के मल्टीपल्स देखने हैं और बताना है कि इनका सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। क्योंकि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये है 24 का 24 टाइम्स 1, ये हो जाएगा 24 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 24 टाइम्स 3, वैसे ये हो जाएगा 24 टाइम्स 4 और ऐसे। तो यहाँ पे हमने 24 के मल्टीपल्स लिखे हैं। यहाँ पे है 30, तो ये 30 टाइम्स 1, ये 30 टाइम्स 2, ये 30 टाइम्स 3, यहाँ पे हमने 30 के मल्टीपल्स लिखे हैं। तो सेम नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों के मल्टीपल्स देखने हैं। और चूंकि हमसे पूछा गया है कि ऐसा मिनिमम नंबर हमको बताना है, इसलिए हमको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 24 को प्राइम फैक्टराइज करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब 2 के टेबल में आता है 2 12 24 होता है, 2 12, लेकिन 12 प्राइम नहीं है तो इसको मैं फिर आगे तोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4, फिर 4 को मैं और तोड़ देता हूँ 2 टाइम्स 2। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 बार
और एक 3 और आ जाएगा, ये हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर सेम चीज़ मैं करूँ 30 के साथ, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 15 30 होता है। 15 को मैं फिर तोड़ सकता हूँ 3 टाइम्स 5 में, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 के बराबर। अब अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूँ, किस किस का, 24 का और 30 का, तो ये जो एलसीएम होगा, जो वैल्यू होगी, वो 24 की भी मल्टीपल होगी और 30 की भी मल्टीपल होगी। तो 24 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। और 30 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 होने चाहिए। तो एक 2 तो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, एक 2 तो ऑलरेडी है, 3 भी है हमारे पास ऑलरेडी, एक 5 की कमी है, तो चलिए वो 5 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक 5 भी आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी कि 4, 4 टाइम्स 2 यानी कि 8, 8 टाइम्स 3 यानी कि 24, और 24 टाइम्स 5 हम यहाँ कर लेते हैं, 24 टाइम्स 5 कर लेते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10 11 12, 120 जो है इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि कोहली और रैना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि वो उनको सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एक साल में, तो उनके पास 120 क्वेश्चंस जरूर से जरूर कम से कम आएंगे ही, भले वो कितने भी एग्जाम में आए, लेकिन 120 क्वेश्चंस कम से कम उनको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे कह दिया गया है कि जेरी के पास एक पैकेज है जिसमें 21 पेन है और दूसरा पैकेज है जिसमें 30 पेंसिल्स हैं। अब उसका काम है कि उसको आइडेंटिकल सेट्स बनाने हैं, यहाँ पे एक जैसे उसको एक पैकेज तैयार करना है। जैसे मान लीजिए ये एक पैकेज है, तो इस पैकेज में उसने कुछ पेन्स रख दिए, कुछ पेंसिल्स रख दिए और फिर अपने ऑफिस में अपने दोस्तों को दे दिए। तो हमसे बस ये पूछ दिया गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेट्स, एक जैसे मैक्सिमम जेरी कितने ऐसे सेट्स बना सकता है जिसमें उसे 21 पेन और 30 पेंसिल्स को खत्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास कुछ पेन उसने बचा लिए हैं या फिर पेंसिल्स बचा लिए, नहीं, यूजिंग ऑल पेन्स एंड पेंसिल्स, उसको सारे पेन्स और पेंसिल्स को यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स बनाने हैं। और एक जैसे, ऐसा नहीं है कि एक में कुछ पेन रख दिए, दूसरे में कुछ और नंबर ऑफ पेन्स रख दिए, ऐसा भी नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि उसने मान लीजिए एक सेट बनाया जिसमें मान लीजिए उसने 4 पेन और मान लीजिए तीन पेंसिल रख के उसने एक सेट बना लिया, और ऐसे ऐसे आइडेंटिकल सेट बना लिए, जिसकी वजह से ये सारे 21 पेन और 30 पेंसिल्स खत्म हो रहे हैं। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो चलिए एक्चुअली में देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे किया जाए। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे उसके पास 21 पेन है, मान लीजिए उसके पास, जेरी के पास है टोटल 21 पेन्स, 21 कुछ यहाँ पे, उससे सारे ख़त्म भी करने हैं, सारे ख़त्म करने। तो हो सकता है कि वो एक एक पेन वो सब में डाल दे, तो उसके पास ऐसे 21 सेट्स हो जाएंगे। या फिर हो सकता है वो 2 ले ले। क्या वो 2 पेन डाल सकता है एक सेट में? नहीं, क्योंकि अगर वो 2 पेन डालेगा तो उसके पास 20 पेन्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक पेन और बच जाएगा, क्योंकि 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बच जाता है, तो उसके सारे पेन्स खत्म नहीं हो पाएंगे। तो 2 पेन वो नहीं डाल सकता। 3 पेन डाल सकता है, हाँ, 3 7 ज़ा 21 होता है। तो अगर वो 3 पेन्स डालना शुरू कर दे, 3 पेन्स अगर वो डालना शुरू कर दे, तो ऐसे 7 पैकेट्स बना सकता है। और मान लीजिए 3 4 भी नहीं डाल सकता क्योंकि वो डिविजिबल ही नहीं है। 5 6 7, हाँ, 7 के सेट्स बना सकता है। मान लीजिए उसने एक बैग में 7 पेन्स डाल दिए, तो उसके सारे 21 पेन खत्म हो जाएंगे, और ऐसे उसके पास 3 पैकेट्स बन जाएंगे। और इसके बाद तो और कोई नंबर है नहीं जो कि 21 से डिविजिबल है, तो फाइनली हो सकता है कि वो एक ही पैकेट बनाए जिसमें वो 21 के 21 पेन डाल दें। तो ये तो हुआ एक तरीका। और एक्चुअली अगर मैं इन नंबर्स को यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली 21 के फैक्टर्स ही तो हैं। तो उसी तरीके से अगर उसको पेंसिल्स को खत्म करना है तो हम 30 के फैक्टर्स लिख देते हैं। तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 5 6 हो गया, और क्या हो सकता है, 10 हो गया, 15 हो गया, और फाइनली
30 हो गया। ये सारे 30 के फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक सेट में हो सकता है सिर्फ एक ही पेंसिल डाले, या फिर 2 पेंसिल डाले, या फिर 3 पेंसिल डाले, या फिर 5 पेंसिल डाले, ऐसा ऐसा। लेकिन उसको आइडेंटिकल सेट बनाना है, उसको एक जैसा सेट बनाना है, यानी कि उसका जो एक सेट होगा, उसका मान लीजिए कुछ सेट्स यहाँ पे उसने बनाए होंगे, तो उसमें इसके अंदर जितने पेंसिल्स हैं सेम इसके अंदर भी होंगी, सेम इसके अंदर भी होंगी, और इसी तरीके से सेम जितने भी सेट्स बनेंगे उसके अंदर होंगी। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालूं, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 21 और 30 के फैक्टर्स में ये 3 कॉमन है। 3 मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है। इसके अलावा और कोई फैक्टर है नहीं जो कि कॉमन है। एक्चुअली 1 भी है, लेकिन 1 के अलावा जो कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेट्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से 3 ले लूँगा। तो अगर 3 लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वो एक सेट में 3 पेन्स डाल दे और 3 पेंसिल्स डाल दे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अगर वो एक सेट में 3 पेन डालता है तो उसके पास तो 21 पेन्स ही हैं, यानी कि वो पेन्स के थ्रू 7 पैकेट्स बना सकता है। लेकिन अगर वो 3-3 पेंसिल डालता है तो उसके पास टोटल 30 पेंसिल्स है, तो उसको 10 पैकेट्स लगेंगे। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ गया, जो बचे हुए 3 पैकेट होंगे, क्योंकि 7 पैक में तो उसके पेन्स खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट के 3 पैक्स में तो फिर पेन्स तो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम तो फिर ये काम कर सकते हैं कि हम 3 पैकेट यहाँ पे बनाएं। 3 पैकेट हम यहाँ पे बनाएं। पहले पैकेट में हम डाल देते हैं 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आता है 7, तो मैं पहले पैकेट में 7 पेन्स डाल देता हूं, तो इसमें 7 पेन्स हो गए, फिर इसमें 7 पेन्स आ जाएंगे, और फिर इसमें 7 पेन्स और आ जाएंगे। अब अगर बात करें इसकी पेंसिल्स की, तो पेंसिल्स के लिए अगर मैं 3 पैकेट बनाता हूं, तो अगर मैं 30 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 10, यानी कि अगर मैं पहले पैकेट में 10 पेंसिल डाल दूं, दूसरे पैकेट में 10 पेंसिल फिर से डाल दूं, और तीसरे पैकेट में भी 10 पेंसिल डाल दूं, तो मेरे पास 3 पैकेट हो गए, और तीनों एकदम आइडेंटिकल है। तीनों में 7 पेन और 10 पेंसिल्स हैं। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के मिला है।